कल एंगुलर क्वांटिटीज़ की बात की थी, जिनमें हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर वेलोसिटी थी और इसके अलावा एंगुलर एक्सेलेरेशन थी। फर्दर हमने इसकी बात की कि हमारे पास इन एंगुलर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन क्या है। तो एक बात हमने यही कही कि जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ होती हैं, उन तमाम एंगुलर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जहाँ बॉडी रोटेट कर रही है। आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करूंगा कल वाले एक पॉइंट से। तो जो कुछ स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास जो फ़ैन की रोटेशन है उसके बारे में उनको डाउट था, तो उसी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक प्लेन है। अब इस प्लेन को देखें, इस प्लेन के ऊपर बॉडी की जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में है, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हमें करना ये है, हमने यहाँ पर अप्लाई करना है राइट हैंड रूल को। तो अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड रूल को अप्लाई करता हूँ, तो राइट हैंड रूल को हमने अप्लाई इस तरह से करना होता है कि हमें वो डायरेक्शन बताएगा किसकी, जिस डायरेक्शन में बॉडी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर वेलोसिटी है। तो जब आप यहाँ पर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आती है वो अपवर्ड टू द प्लेन आती है, और हम कहते हैं कि इसके अलॉन्ग हमारे पास थीटा है और इसी के अलॉन्ग हमारे पास ओमेगा है। अब ये सोचें कि अगर इस प्लेन को रिवर्स कर दिया जाए, प्लेन को रिवर्स करने का मतलब है कि इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं, तो तब भी तो अगर हम नीचे से देखेंगे तो बॉडी की रोटेशन क्या होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको देता हूँ फ़ैन की, जो कल जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे थे कि लेट्स से हमारे पास एक फ़ैन है और वो फ़ैन हम टर्न ऑन कर देते हैं। अब जो फ़ैन को स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन की अगर आप रोटेशन देखें तो क्या है, इस फ़ैन की रोटेशन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये सब इस पे किसी को डाउट हो, ये सीलिंग फ़ैन है और क्या ये सबको नज़र आ रहा है कि ये फ़ैन रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए अप्लाई करना है रूल कि क्या वाकई जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जर्वर नीचे से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डाउनवर्ड होना चाहिए या अपवर्ड होना चाहिए। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर राइट हैंड रूल को। अब अगर मैं राइट हैंड रूल को इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो अब इस हाथ की रोटेशन को देखें कि जो हमारा हाथ है क्या वो उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में फैन रोटेट कर रहा है। क्या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फैन और क्या हमारे पास जो राइट हैंड की हाथ की रोटेशन है वो सेम है। तो हाथ रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब जब फैन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड नहीं आएगी, वो क्या आएगी, डाउनवर्ड आएगी। तो कहीं पर भी आपके पास सीलिंग फैन हो तो सीलिंग फैन के ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर वो सीलिंग फैन रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अलावा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है। अब यहाँ जिस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज होते हैं वो बेसिकली प्लेन है जिस प्लेन पे इसको ड्रॉ किया जाता है। मतलब क्या मैं फ़ैन को ऊपर से देख रहा हूँ या नीचे से देख रहा हूँ। अब मैंने राइट साइड के ऊपर जो फ़ैन ड्रॉ किया है, इस फ़ैन को मैं अगर ऊपर से देखूंगा ना, तो ऊपर से देखते हुए मुझे ये नज़र आएगा कि जैसे इसकी जो रोटेशन है वो क्या है, वो क्लॉकवाइज है। और हमने लेंजेज लॉ में ये चीज़ की थी कि अगर हम एक साइड से देखते हैं, हमें करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज नज़र आती है तो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड से अगर हम देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज नज़र आती है। सेम केस फ़ैन में है, अगर फ़ैन को ऊपर से देखेंगे, ऑब्जर्वर ऊपर होगा तो उसको वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा, लेकिन हम नीचे होते हैं तो अगर हम नीचे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वो क्लॉकवाइज नहीं होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि अगर फ़ैन हमारा सीलिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कहाँ आएगी, डाउनवर्ड आएगी। और इवन अगर आप ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखते हुए भी अगर आप रूल अप्लाई करें
तो ऊपर से अगर आप रूल अप्लाई करें तो फैन की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, तब भी थंब कहाँ आएगा, वो डाउनवर्ड भी आएगा। चलें, अब फैन की बात तो हो गई, ये जिन स्टूडेंट्स का इशू था। आपको ये नजर आ रहा होगा राइट साइड पे हैंड, इस हैंड की रोटेशन को देखें क्या है। इस हैंड की जो रोटेशन हमारे पास है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अगर आप इस हाथ की रोटेशन को देख रहे हैं तो इस हाथ की रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर हाथ की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो जो थंब है वो क्या है, थंब परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन है। तो इसी के अगर आप ऑपोजिट कर लें, अगर ये हाथ हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट ना कर रहा हो, ये हाथ क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, तो थंब कहाँ होगा, थंब इनवर्ट टू द प्लेन होगा। तो जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो थंब परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन है। और जब हमारे पास यही बॉडी अगर रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तब थंब कहाँ होगा, क्या थंब आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। अगर मैं इसकी रोटेशन को कर देता हूं क्लॉकवाइज, तो फिर हम यहां पर क्या चेंज करेंगे, हम परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन की जगह यहां मेंशन करेंगे परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन। तो ये चीज है कि आप किस जगह से उसको देख रहे हैं। अगर मैं इसी डायग्राम को यूं ड्रॉ करता हूं कि ये मेरे पास प्लेन है और यहाँ बॉडी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा थंब कहाँ आएगा, अपवर्ड आएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड। और इसी प्लेन में अगर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी तो थंब कहाँ आएगा, वो आपके पास डाउनवर्ड आएगा। तो ये चीज़ सिंपल है कि आपको पता होना चाहिए कि रूल अप्लाई कैसे करना है। इसको हम डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। हमारे पास जब परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन होगा हम यहाँ डॉट लगा सकते हैं, और जब परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन होगा हम क्रॉस लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी जगह पर आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, और इवन वेक्टर के अलावा हम कहीं पर भी कोई डायरेक्शन को शो करना चाह रहे हो, हम डॉट और क्रॉस से कर सकते हैं। डॉट का मतलब होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब होगा परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन। तो ये चीज़ हमारे पास थी डायरेक्शन के हवाले से, इसके बारे में ख्याल रखिएगा। एक और चीज़ जो आप लोगों ने पूछी उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा और अल्फा वो पैरेलल होते हैं। और हमारे पास जब ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं कि हमारे पास ओमेगा और अल्फा वो एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब यहाँ पर इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है और यहाँ वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है। इसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो अल्फा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर हमारे पास इस ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो क्या चेंज पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसी तरह अगर इस ओमेगा की जो वैल्यू है वो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही हो तो क्या चेंज पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एंटी पैरेलल होते हैं। और जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन पैरेलल होते हैं। ये अगर आप बता रहे हैं कि आंसर पॉजिटिव है तो यही बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो आपके पास चेंज पॉजिटिव आएगा, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगी। और जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगी ये दोनों पैरेलल होंगे। और जब आपके पास ओमेगा के डिक्रीज करने से चेंज नेगेटिव आएगा तो अल्फा नेगेटिव होगा, और जब अल्फा नेगेटिव होगा तो ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। तो ये वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी में जो रूल हम ये डिस्कस करते हैं ये सेम होता है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमने सबसे पहले जो बात करनी है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की करनी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वो एक्सेलेरेशन होती है जो क्या करती है, बॉडी के स्ट्रेट लाइन मोशन को कर्विलीनियर मोशन में कन्वर्ट करती है। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का रोल क्या है, इसका रोल अगर मैं ये लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन गवर्न्स द डायरेक्शन ऑफ
टेंजेंशियल स्पीड, मतलब इसका ताल्लुक बेसिकली टेंजेंशियल स्पीड की डायरेक्शन से होता है। और यही वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है जो क्या करेगी, जो कॉज होगी किसका, किसी भी बॉडी के सर्कुलर पाथ का। अगर एक बॉडी में सर्कल में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन अप्लाई ना हो रही हो तो याद रखें उस बॉडी का पाथ कर्व पाथ नहीं हो सकता। और हम इसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बारे में ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या है, इट इज द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सबसे सिंपल आप स्टेटमेंट इसके लिए यूज करते हो। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करना। अब इस चीज को हमने समझना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है मोशन के अंदर उसका रोल क्या है। मोशन के अंदर उसका रोल ये है कि वो बॉडी के सर्कुलर पाथ का कॉज बनती है। अब इस चीज को समझें एक डायग्राम की मदद से। लेट्स से हमारे पास एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है। मैं एक सर्कुलर पाथ को ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ के अंदर जो सेंटर है दैट इज O, जो हमारे पास रेडियस है दैट इज R। फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एक बॉडी पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B तक जाती है। जब बॉडी पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B तक जाती है तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं किसको, लेट्स से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पहचान ये होती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास बॉडी की जो लीनियर स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। और मैं लीनियर स्पीड की जगह ये भी कह सकता हूं कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहती है। यानी बॉडी चाहे पॉइंट ए के ऊपर है और चाहे बॉडी पॉइंट बी के ऊपर है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वो सेम होगी। अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है डेल्टा थीटा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स हैं बहुत क्लोज होंगे। अगर ये दोनों वेक्टर्स बहुत क्लोज हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन कर देता हूं। अब इस बात को समझना आपने गौर से, जब मैं दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करता हूं तो इनके दरमियान भी तो एंगल बनेगा। तो हमारे पास अगर ये एंगल डेल्टा थीटा स्मॉल है तो ये भी अगर इंटरवल स्मॉल, तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा। अब पॉइंट ए टू बी जब बॉडी जा रही है तो क्या चीज चेंज हो रही है, क्या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आंसर हमारा होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि सर्कल में हर पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगा और उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। इसका मतलब इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, फर्क किसका है, डायरेक्शन का। अगर मैं इसको नाम v1 और इसको v2 कह देता हूं तो क्या इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास आएगा, क्या वो डिफरेंस ये वाला वेक्टर आएगा, कि अगर मुझे v1 से v2 को अटेन करना है तो जब तक v1 में डेल्टा v ऐड नहीं होगा v2 नहीं आएगा। इस वेक्टर डायग्राम को देखें कि दो वेक्टर्स हैं v1 और v2। पहले वेलोसिटी थी v1, स्मॉल इंटरवल के बाद वेलोसिटी v2 हो गई। तो v1 से v2 होने में मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जो डायरेक्शन वाला वेलोसिटी वेक्टर होगा वो डेल्टा v होगा। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2। और रीजन आपको पता है कि जो v1 है वो हेड टू टेल रूल से डेल्टा v के साथ ऐड हो रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, v2। तो यहां से जो डेल्टा v आएगा, दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस, वो v2 माइनस v1 के इक्वल आएगा। अब इस पॉइंट पे देखें कि हमें पता चल गया कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन v1 से v2 हो रही है तो उसकी डायरेक्शन का जो डिफरेंस है वो डेल्टा v के इक्वल है। अब डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, जब किसी बॉडी में वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी का चेंज उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलेरेशन। जो वेलोसिटी का चेंज है उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलेरेशन। अब क्या ये एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल है,
इसको जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि अगर तो ये एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल होगी तो इस एक्सेलेरेशन या इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से बॉडी का पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर। अब गौर से देखिएगा, बॉडी की वेलोसिटी पहले थी v, उस v के अंदर डेल्टा v ऐड हुआ, तो क्या डेल्टा v ऐड होने से इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया। अब बॉडी का पाथ ये है, अब दोबारा बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, इसमें क्या ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ डेल्टा v। जब इसमें डेल्टा v ऐड हुआ, क्या अब रिजल्टेंट ये आया। अब ये बॉडी का पाथ है, दोबारा इसके अंदर डेल्टा v ऐड हुआ, तो डेल्टा v ऐड होने से क्या बॉडी का पाथ ही आया। अब बॉडी का पाथ ये है, दोबारा इसके अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, डेल्टा v ऐड हुआ, तो क्या अब ये बॉडी का रिजल्टेंट पाथ है। तो गौर से देखें हमारे पास हो क्या रहा है, बॉडी का जो पाथ पहले स्ट्रेट था, क्या वो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी की वजह से क्या कर्व पाथ में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन से कर्व पाथ में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुई है, दैट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की अगर हम डायरेक्शन को देखें तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ये हर पॉइंट के ऊपर टुवर्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल होगी एंड अलोंग द रेडियस। इसका मतलब चाहे बॉडी पॉइंट ए के ऊपर है, चाहे बॉडी पॉइंट बी के ऊपर है, और चाहे यहां से बॉडी आगे पॉइंट सी पे चली जाएगी, हर पॉइंट के ऊपर जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका वेक्टर टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है, और इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो सेंटर के लॉन्ग एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इन तमाम बातों के बताने का मकसद आपको क्या है, वो मकसद ये है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए एमसीक्यू कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का रोल क्या होता है, चाहे वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, तो आपका आंसर क्या होगा। सर्कुलर मोशन में बेसिकली जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है वो क्या करती है, दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रही होती है, तभी हम कहते हैं कि हमारे पास इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने की वजह से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कॉज बनता है किसका, सर्कुलर पाथ का। अगर एक बॉडी में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ना हो तो क्या होगा, बॉडी का पाथ ट्रांसलेशनल होगा, लीनियर होगा। क्लियर होगी बात ये वाली, कि अगर हमसे एमसीक्यू पूछा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बारे में, तो हम क्या कहेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्यों प्रोड्यूस होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है वेलोसिटी के चेंज की वजह से। इसको अगर मैं समराइज करूं तो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होगी, दैट विल प्रोड्यूस्ड किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन चेंज होती है, आप कहोगे टेंजेंशियल स्पीड की, चाहे यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और जो बॉडी की सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, सॉरी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, तो ये करेगी क्या, ये हमारे पास चेंज करेगी डायरेक्शन ऑफ मोशन को, और डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करके ये उसकी मोशन को किस में कर देगी, ये उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देगी। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहां होती है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप इसकी डायरेक्शन के बारे में क्या कहोगे, आप कहोगे इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर। यह हमेशा रेडियस के अलोंग होती है और टुवर्ड सेंटर होती है। कि हमारे पास अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, ये इसकी वेलोसिटी है, अगर तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इसकी मोशन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो तब हमारे पास ये चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करने का कॉज।
और अगर हमारे पास एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, ये बात हमने आगे भी करनी है, और अगर उसकी चेंज इन वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है, तो फिर हमारे पास उस बॉडी के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ये दोनों चीजों का डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। अगर तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग वेलोसिटी का चेंज नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर है, तो तब वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। चलिए, ये सब हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है ये क्या करती है, ये बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करती है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसके लिए ज़रूरी है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या होगी, अलोंग या परपेंडिकुलर। तो आंसर होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर तो चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन के अलोंग होगी तो तब वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो कहलाएगी, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नहीं कहलाएगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या है। डेरिवेशन की तरफ हमने नहीं जाना, तो डायरेक्ट फार्मूलाज को मैं लिखूंगा। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और ये वी क्या है, ये बेसिकली हमारे पास उस बॉडी की लीनियर स्पीड है सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन में जो लीनियर स्पीड होती है वो बेसिकली टेंजेंशियल होती है। कि अगर तो लीनियर एक्सेलेरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है तो फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती, लेकिन अगर आपकी लीनियर एक्सेलेरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है तो तब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बताया है, इसको मैं अगर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 कहूँ तो ये आपके ही क्वेश्चन का आंसर है कि अगर तो लीनियर एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर होगी मोशन के तो पाथ क्या होगा, इस केस में हमारा जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ बन जाएगा या कर्व हो जाएगा। लेकिन अगर जो लीनियर एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है तो तब उसका पाथ चेंज नहीं होगा, वो लीनियर ही रहेगा। तो ये आपकी बात का ही आंसर था। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला वी स्क्वायर ओवर आर के अलावा क्या होता है। इसके अलावा इसका जो फार्मूला होता है बिल्कुल जारा का ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ये एंगुलर स्पीड की फॉर्म में है। इसके अलावा इसको अगर मैं टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ओमेगा को रिप्लेस कर दूंगा। जब ओमेगा को रिप्लेस करूंगा 2 पाई ओवर टी से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू आर। और अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर। ये सारे के सारे जो हमारे रिलेशन हैं ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के हैं। अब एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पर रेडियस डिनोमिनेटर में आ रहा है, कहीं पर न्यूमरेटर में आ रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का ओवरऑल जो रेडियस के साथ रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता। ये बात याद रखिएगा कि फार्मूला की बेस पे ना जाइएगा कि फार्मूला के अंदर कहीं पर आपके पास वो डाउन स्टेयर है, कहीं पर अप स्टेयर है। ओवरऑल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का रेडियस से रिलेशन इन्वर्स होगा। इसको अगर मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछूं कि मेरे पास एक डिस्क है और वो डिस्क रोटेट कर रही है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, लेट से उसकी जो रोटेशन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एक पार्टिकल पॉइंट ए पर एक बी पर, जो ए है उसका डिस्टेंस सेंटर से r/2 है और जो बी है उसका डिस्टेंस सेंटर से r है। तो क्या दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी। अगर एक पार्टिकल पॉइंट ए के ऊपर है और एक पार्टिकल पॉइंट बी पर, और दोनों का मैं कह देता हूं कि मैस सेम है, तो क्या दोनों पर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इक्वल होगी या अनइक्वल होगी। बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है कि डिफरेंट होगी। और डिफरेंट होने की रीजन क्या है, डिफरेंट होने की रीजन है कि एक्सेलेरेशन का आर के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आपका रेडियस कम होगा वहां एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पॉइंट ए की ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट बी। ये उसी तरह से है कि जो हमारे शार्प एजेस होते हैं, शार्प एजेस के ऊपर टर्न लेना ज्यादा मुश्किल होता है। रीजन क्या है, जितना रेडियस कम उतनी फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, तो उतनी एक्सेलेरेशन भी ज्यादा होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का ताल्लुक रेडियस से डायरेक्ट नहीं होता, क्या होता है, इनवर्स होता है।
तो ये पॉइंट याद रखें। फिर टाइम पीरियड का इसी तरह से याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड से क्या रिलेशन है, इनवर्स। और ये रिलेशन हमें क्या बताता है, ये रिलेशन हमें ये बताता है कि हमारे पास अगर एक बॉडी अपनी रोटेशन को जल्दी कवर करना चाहती है, अगर एक बॉडी अपनी रोटेशन को जल्दी कवर करना चाहती है, यानी उसके टाइम पीरियड की वैल्यू कम है, तो ऑटोमेटिकली उसको रोटेट करवाने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। क्लियर? एक मुझे और आंसर दें। आपने कहा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिफरेंट है। क्या इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है या सेम है? पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आपने ये तो कह दिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिफरेंट है। क्या पॉइंट ए और बी के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है या सेम है? और अगर डिफरेंस है तो किसकी ज्यादा है? बिल्कुल सेम है, यह आंसर होगा। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एंगुलर जो स्पीड है वो सेम है। शीबा डिफरेंट नहीं होती, सेम होती है। और ये पॉइंट आप लोग पढ़ते हैं, इसको मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं कि कोई भी अगर रिजिड बॉडी हो, रिजिड बॉडी को क्या कहा जाता है, एक ऐसी बॉडी जिसपे फोर्स अप्लाई करने से उसके दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चाहिए ना हो। तो किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उन तमाम पॉइंट्स के बारे में याद रखिएगा कि उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी सेम होती है, उनकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू भी सेम होती है, और उनकी एंगुलर एक्सेलरेशन अगर होगी तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी। यानी अगर मैं इन पॉइंट ए और बी और इनके अलावा कोई थर्ड पॉइंट लेता सी, तो ए बी और सी तीनों पॉइंट्स के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या होगा, सेम होगा। तो डिस्क एक रिजिड बॉडी है, तो डिस्क अगर एक रिजिड बॉडी है तो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो सेम होगी। एक और चीज मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा, क्या ए और बी के ऊपर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंट है? ए और बी के ऊपर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ऑब्वियसली अलोंग द टेंजेंट यहां पर भी है, अलोंग द टेंजेंट यहां पर भी है। क्या ये टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी क्या सेम है या डिफरेंट है? बिल्कुल, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो भी डिफरेंट है। और रीजन हमने कल जो फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा चाहे दोनों का सेम है, लेकिन दोनों पॉइंट का आर तो सेम नहीं है। तो आर अगर हम देखते हैं तो आर बी का ग्रेटर है पॉइंट ए से। अगर बी का ग्रेटर है पॉइंट ए से तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जिसका रेडियस ग्रेटर होगा उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन के अंदर अगर बॉडी रिजिड है तो क्या चीज उसकी सेम है और क्या चीज उसकी डिफरेंट है। और रिजिड बॉडी के हवाले से ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो रिजिड बॉडी में ये तीन फैक्टर्स हैं जो सेम होंगे। इसके अलावा अगर हमसे ये कहा जाता है कि डिफरेंट रेडियाई हैं, तो डिफरेंट रेडियस के लिए हमारे पास एक्सेलेरेशन जो लीनियर है और एक्सेलेरेशन लीनियर के अलावा जो लीनियर स्पीड है, ये दोनों क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे। और डिफरेंट किस तरह से होंगे, ये डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, ऑन रेडियस। वेलोसिटी का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा और जो हमारे पास एक्सेलेरेशन होगी उसका रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। पॉइंट 1 में एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट ही होगी। पॉइंट 1 कौन सा है अनीस गिल? पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो एक्सेलेरेशन है वो हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ये है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, टुवर्ड्स राइट तो नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको। देखिए एक्सेलेरेशन जो है ये लीनियर क्वांटिटी है, तो इसको हम लीनियर एक्सेलेरेशन कह सकते हैं। जैसे सर्कुलर मोशन में जब पूछा जाता है कि सर्कुलर मोशन में कितनी तरह की लीनियर एक्सेलेरेशंस होती हैं, तो एक होती है रेडियल और एक होती है टेंजेंशियल, होती दोनों लीनियर एक्सेलेरेशंस हैं। अच्छा, इन तमाम पॉइंट्स में एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है ये टुवर्ड्स रेडियस होती है। इसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहा जाता है।
और ये लीनियर क्वांटिटी है एक्सेलेरेशन, इस वजह से इसको लीनियर एक्सेलेरेशन बोलेंगे। लेकिन कैसी लीनियर? अलोंग द रेडियस। लीनियर एक्सेलेरेशन का रेडियस के साथ, और वो कौन सी लीनियर? सेंट्रीपिटल इनवर्स रिलेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बाद अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसको रेडियल फोर्स भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको अगर हम ब्रेक करें इसके नाम को सेंट्री एंड पीटल, तो इसको सेंटर सीकिंग फोर्स का नाम दिया जाता है। ऐसी फोर्स जो सर्कुलर पाथ में टुवर्ड्स सेंटर होती है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको अब डिफाइन करना इजी है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ? एम ए। मैं डायरेक्ट इसके फार्मूला को लिखूंगा तो यह फार्मूला बन जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। और अगर एंगुलर क्वांटिटी की फॉर्म में लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखा जाए तो तब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे ओमेगा 2 पाई ओवर टी, तो 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर। और अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखा जाए तो 4 पाई स्क्वायर एम आर इंटू एफ स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स के, और मैंने ये सारे फार्मूलाज उसी तरह से लिखे जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक फार्मूला मैं चाहूंगा कि आप लोग लिखें। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखें, और इसके अलावा लीनियर मोमेंटम लिखें, क्या रिलेशन होगा? कोई मुश्किल इसका रिलेशन नहीं है। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसका रिलेशन लिखना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब इस फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो बाकी देखिएगा ये आ जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर रेडियस। फिर अगर मुझे इसको मोमेंटम और वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना है तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ पी वी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह जब आप हाफ पी वी पुट करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू पी वी ओवर आर। और इसी तरह मैथ्स की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। मैं फिलहाल सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि इसके रिलेशन क्या बन सकते हैं, तो आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, ऊपर एक दो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कांस्टेंट के हवाले से कि कांस्टेंट हो तो फिर क्या रिलेशन होता है। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन आए रिलेशन से रिलेटेड तो आपको लाजमी बताएगा कि क्या चीज़ कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फर्स्ट रिलेशन की बात करता हूँ, अगर वो कहता है कि दोनों की लीनियर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर आर के साथ रिलेशन क्या बनेगा? इनवर्स। अगर वो कहता है कि दोनों का ओमेगा कांस्टेंट है फिर आर के साथ रिलेशन क्या बनेगा? डायरेक्ट। अगर वो कहता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तब भी आर के साथ रिलेशन क्या बनेगा? डायरेक्ट बनेगा। और इसी तरह यहाँ पर भी अगर वो कहता है कि हमारे पास इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला के अंदर जो रेडियाई है सर्कुलर पाथ का वो सेम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन बन रहा होगा? वो डायरेक्ट बन रहा होगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो फिर रेडियाई के साथ क्या रिलेशन बन रहा होगा? इनवर्स। तो ये नॉर्मल चीज़ है कि स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि क्या रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है। इन फार्मूलाज को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या नेगेटिव साइन आएगा? अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हमारे इन तमाम रिलेशंस के अंदर नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा? बिल्कुल नेगेटिव साइन आएगा। और नेगेटिव साइन आने की जो रीज़न यहाँ पर है दोनों केसेस में वो क्या है? नेगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज टुवर्ड्स सेंटर। ये टुवर्ड्स सेंटर के लिए हम नेगेटिव साइन को शो कर रहे होते हैं।
यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई फोर्स की न्यू टाइप नहीं है। हर वो फोर्स जो बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करे, या हर वो फोर्स जो कॉज बने किसी बॉडी के सर्कुलर पाथ का, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया जा सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स, ये बात याद रखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। Any force which is towards center and can bend the straight line motion into a curvilinear motion is a centripetal force. अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं जो मैंने बात की। जो हमारा पोजीशन वेक्टर है r, अगर मैं एक सर्कुलर पाथ को ड्रॉ करता हूं, लेट्स से मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ के अंदर ये मेरे पास होगा पोजीशन वेक्टर r। क्लियर? तो क्या जो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, क्या वो इस r के अलोंग है या r के ऑपोजिट है? ऑब्वियसली दोनों केस अगर बात करें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की या सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो r के ऑपोजिट है। इसका मतलब जो r का यूनिट वेक्टर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन उसके ऑपोजिट आती है। और जब भी किसी यूनिट वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। जैसे i के ऑपोजिट नेगेटिव i, j के ऑपोजिट नेगेटिव j, k के ऑपोजिट नेगेटिव k। और अगर मैं इसको फर्दर लिख दूं ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए कि अगर मैं इन दोनों के साथ यहाँ यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूँ तो मैं यूनिट वेक्टर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर r कैप लिखूंगा। और ये यूनिट वेक्टर r कैप जो है ये नेगेटिव साइन ये इसकी वजह से आ रहा है कि जो r की डायरेक्शन थी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन उसके क्या है? ऑपोजिट है। और यहां से एक और चीज आपने याद मुझे करवा दी, मैं उसको लिख दूं। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो फार्मूला ये हमने लिखा हुआ है, इस फार्मूला को यूं लिखा जा सकता है -v² ओवर r स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। और इसी तरह अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला को लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं -v² ओवर r स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। क्या ये दोनों रिलेशंस करेक्ट है? आप सबको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड होता है। तो जब आप इसको रिप्लेस कर दोगे इसकी जगह के ऊपर, तो ऊपर r वेक्टर आ जाएगा और नीचे r इंटू आर स्क्वायर। तो कहीं पर अगर ये रिलेशन लिखी हो दोनों वेक्टर फॉर्म में, ये बात याद रखनी है, वेक्टर फॉर्म में, तो ये करेक्ट होगा। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं और ये एग्जांपल्स डिफरेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी हमसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। इसके अलावा रोटेशन ऑफ मून और सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ये दोनों ऑर्बिटल मोशंस हैं। और इन दोनों ऑर्बिटल मोशंस के अंदर हम क्या चीज देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। चाहे हमारे पास अर्थ रिवॉल्व कर रही हो अराउंड द सन, और चाहे हमारे पास एग्जांपल ये ली जाए कि जो अर्थ है उस अर्थ के अराउंड या तो कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है या मून रिवॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों केसेस में जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर रिलेशन बन सकता है mv² ओवर r इज इक्वल टू mgb। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी बॉडी है, m उसके अकॉर्डिंग आएगा। और इवन ये रिलेशन ये भी बन सकता है mv² ओवर r इज इक्वल टू g mm ओवर r। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किन के बारे में ये चीज आ रही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इसमें क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है?
कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो दैट सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट न्यूक्लियर फोर्स अदनान, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पर रिलेशन बन जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू ई क्यू, और या फिर ये फार्मूला बन जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और आप इन रिलेशंस को सॉल्व करके कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है और इवन आप वेलोसिटी की जगह ओमेगा आर पुट करके इससे ओमेगा को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओमेगा के अलावा आप टाइम पीरियड और इवन फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन रिलेशंस का यूज आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा एग्जांपल क्या है, हमारे पास मोशन ऑफ अ चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या किसी एंगल के ऊपर, कि अगर हमारे पास किसी भी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या प्लेन के इनवर्ट या प्लेन के आउटवर्ड, तो अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या किसी एंगल के ऊपर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो उसके स्ट्रेट पाथ को किस में कन्वर्ट कर रही होती है, कर्व पाथ में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और रिलेशन क्या बनेगा, Q टाइम्स वी बी, साइन 90 है और ये इक्वल आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर के। क्लियर? और एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे पास जब स्ट्रेट रोड होती है और हम एक स्ट्रेट रोड के ऊपर एक टर्न लेना चाहते हैं, लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रेट रोड थी और स्ट्रेट रोड के ऊपर एक टर्न आता है, तो यहां पर भी हमारे पास जो एक बिगर सर्कल होगा उस बिगर सर्कल का एक सेंटर आ रहा होगा। इस केस में हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है कार को, बाइक को, वो कौन प्रोवाइड करता है। लेट्स से हमारे पास ये कार है और ये एक स्ट्रेट पाथ से कर्व पाथ में कन्वर्ट हो रही है या टर्न ले रही है, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किस फोर्स के इक्वल है, बिल्कुल फ्रिक्शनल फोर्स के। यहां जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, वो प्रोवाइड कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये उस गाड़ी को स्किड होने से आउटर एज की तरफ रोकती है। और अगर ये टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी क्या करती है, गाड़ी आउटर एज की तरफ स्किड कर जाती है। तो याद रखें, अगर हमारे पास ये टायर है और ये रोड है और अगर हम इस तरफ टर्न ले रहे हैं तो यहां पर टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होती है जो प्रोवाइड करती है यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने आपको लास्ट यूनिट में फ्रिक्शनल फोर्स का रिलेशन लिखवाया था। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और अगर कभी एमसीक्यू में ये पॉइंट कहा जाए कि इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज लेसर देन सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी हमारी रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन कम है, फर्ज करें ग्रीसी रोड है, बारिश हुई हुई है, तो क्या होगा, इस केस में जो कार होती है वो क्या करती है, वो स्किड कर जाती है किस तरफ, टुवर्ड्स आउटर एज ऑफ द रोड। तो टर्न के ऊपर हमें आउटर एज ऑफ द रोड की तरफ जो चीज बचा रही होती है वो बेसिकली रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होती है। वेट प्रोवाइड नहीं करता, वेट हमारे पास इन्वॉल्व होगा एन के अंदर, कि अगर मैं यहां पर एन की वैल्यू पुट करूं तो वो एम जी के इक्वल होगा। वेट काफी नहीं होता, फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रही होती है। क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट? और यहां मैं एन के बारे में बता दूं, एन नॉर्मल रिएक्शन होता है और नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होता है। तो जो बात आप कर रहे हो वो नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में आ रहा होता है, तो अकेला वेट नहीं है, फ्रिक्शन की फोर्स के अंदर जो एन है वो नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होता है। नेक्स्ट, बैंकिंग ऑफ रोड।
बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब आपको पता है, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है कि इफ आउटर एज ऑफ द रोड इज हायर देन द इनर एज, कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक रेसिंग ट्रैक है, तो रेसिंग ट्रैक के अंदर जो रोड का आउटर एज होता है उसको इनर एज से हायर रखा जाता है, क्योंकि कई दफा रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स काफी नहीं होती सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, और वजह रेसिंग कार्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो एट हाई स्पीड जब एक रेसिंग कार ने टर्न लेना है तो वहां पर हमें बैंकिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। अब बैंकिंग के केस में हमारे पास इस गाड़ी के ऊपर इस इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है जो उसको पुश कर रही होती है टुवर्ड सेंटर। तो बताएगा ये वेट का कौन सा कंपोनेंट होता है जो उसको टुवर्ड सेंटर पुश कर रहा होता है। बैंकिंग ऑफ रोड में हाई स्पीड के ऊपर वेट का कौन सा कंपोनेंट होता है जो उसको इनर एज की तरफ बेंड कर रहा होता है। अगर मैं कहता हूं ये mg है, ये एंगल थीटा है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, क्या वो कंपोनेंट mg cos थीटा होता है या mg sin थीटा होता है? mg sin थीटा वो कंपोनेंट होता है। अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहें तो रिजॉल्व भी करके देख सकते हैं, मैं फिलहाल उसको नहीं करूंगा, इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसको करूंगा कि रिजल्ट क्या आता है। तो जो कंपोनेंट इसको टुवर्ड सेंटर लेकर जा रहा होता है वो बेसिकली mg sin थीटा होता है, mg sin थीटा। ये लेकिन डिपेंड करता है कि हमने रिजॉल्व किसको करना है। इसको मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंक्लाइन प्लेन के टॉप के ऊपर जब एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है वो बॉल खुद ही डाउनवर्ड क्यों आ जाती है। हालांकि अगर उसके वेट को देखा जाए तो वेट तो डाउनवर्ड होता है, वेट तो उसकी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग एक्ट नहीं कर रहा। तो बेसिकली वहां पर भी हम क्या करते हैं, हम इस वेट को विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डायरेक्शन रिजॉल्व करते हैं, बल्कि मैं रिजॉल्व कर देता हूं, यहां पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। तो ये जो कंपोनेंट है जो नॉर्मल डायरेक्शन से बैलेंस होगा ये mg cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आएगा जो बॉटम की तरफ है ये क्या है, ये mg sin थीटा। तो इंक्लाइंड सरफेसेस कोई भी हो, उस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जो फोर्स बॉडी को डाउनवर्ड मूव करवा के लेकर जा रही होती है वो वेट का कंपोनेंट होता है एंड दैट इज mg sin थीटा। बैंकिंग ऑफ रोड में एक रिलेशन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, वो आप लोगों ने याद रखना है। वो क्या है, दैट इज कि अगर हमें जो फास्ट मूविंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट r जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा g इंटू टेन ऑफ थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा उस इंक्लाइंड सरफेस का बैंकिंग का एंगल होता है। तो रेसिंग ट्रैक का कोई क्वेश्चन अगर आता है एमडी कैट में आ जाए कहीं और आ जाए तो आपने ये रिलेशन याद रखना है, थीटा जो बैंकिंग एंगल है, आर कर्व पाथ का रेडियस, तो जो हाई स्पीड से बॉडी मूव कर रही है ये वी उसकी वेलोसिटी है। और इवन आप अगर एंगुलर स्पीड फाइंड करना चाहते हो तो वी को आर ओमेगा से रिप्लेस कर दो तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। मैं हिंट आपको दे देता हूँ, अगर आपका दिल करता है इसको करने का। हिंट इसका ये है कि आप नॉर्मल डायरेक्शन को रिजॉल्व करेंगे और नॉर्मल डायरेक्शन के दो कंपोनेंट आएंगे, एन साइन थीटा सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल आएगा और जो एन कॉस थीटा वो वेट के इक्वल आएगा। तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन ड्राइव हो जाएगा। तो अगर आपका दिल करे इसको करने का तो आप इसको कर सकते हैं। अब बैंकिंग ऑफ रोड के बाद अब मैं मूव करूंगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल की तरफ, और यहां पर आपको पॉइंट क्लियर होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हवाले से, क्योंकि मैंने आज जो लेक्चर है उसको एंड करना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है। अब हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कल या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन से जो मेरा मुराद है वो ये है कि फर्ज करें आपने एक स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ है और उस स्ट्रिंग के साथ अटैच है एक स्टोन, और आप इसको रोटेट करवा रहे हैं एक ऐसे लूप में जो आपके पास ग्राउंड के प्लेन के क्या है, पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल।
तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन है, इसमें हम अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी फोर्स है जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। चाहे हमारे पास ये स्टोन पॉइंट ए के ऊपर है, चाहे स्टोन पॉइंट बी के ऊपर है, चाहे पॉइंट सी पे या पॉइंट डी पे, हर पॉइंट के ऊपर वो कौन सी फोर्स है जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। क्या इसका आंसर होगा? इन हॉरिजॉन्टल सर्कल which force is providing the required centripetal force? नबील, इंपल्स क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी के मोमेंटम को चेंज करती है? इससे आपको आंसर मिल जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमारे पास बॉडी की मोशन के अलॉन्ग ही नहीं है, तो किस तरह से ये इंपल्स का कॉज बनेगी? जो टेंजेंशियल फोर्स होती है वो इंपल्स को चेंज करती है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होती है वो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है एट ऑल पॉइंट्स। At all points, tension in a string is equal to centripetal force. चाहे पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, वेट क्यों नहीं? क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर जो वेट है वो डाउनवर्ड है। चाहे बॉडी का पॉइंट ए है, चाहे पॉइंट डी है, पॉइंट सी है या पॉइंट बी है, लेकिन वो फोर्स जो टुवर्ड सेंटर है वो क्या है? रस्सी में खिंचाव। और रस्सी में खिंचाव को क्या बोलते हैं? टेंशन। और वो बॉडी से क्या होता है? अवे। अब टेंशन भी बॉडी से अवे है, और इसके अलावा हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या बॉडी से अवे टुवर्ड सेंटर नहीं होती? इसका मतलब वो कौन सी फोर्स है जो टुवर्ड सेंटर है? दैट इज टेंशन। वेट का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वेट सेंटर की तरफ नहीं होता। उस फोर्स का रोल होगा जो टुवर्ड सेंटर होगा, और सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है? टेंशन, हर पॉइंट के ऊपर। और यहां से कई दफा हमें इस क्वेश्चन में वेलोसिटी फाइंड करने को कहा जाता है, तो यहां से वेलोसिटी का रिलेशन क्या बनेगा? टी आर ओवर एम। टी आर ओवर एम। अब यहां पर अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि दो स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग की लेंथ कम है और एक स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा है, दोनों के साथ सेम मैस अटैच किया हुआ है, दोनों को सेम स्पीड से रोटेट करवा रहे हैं, तो किस स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे? अगर दो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग की मैं लेंथ कह देता हूं कि मेरे पास L है, मैस M, टेंजेंशियल वेलोसिटी V। दूसरी जो लेंथ मेरे पास स्ट्रिंग की है वो L/2 है, उसके साथ भी मैस M अटैच है और उसके साथ भी V, दोनों की लीनियर स्पीड सेम है, तो किस केस में स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे? जिसकी लेंथ कम होगी। बिल्कुल आंसर करेक्ट है। और रीजन क्या है कि टेंशन का आर के साथ रिलेशन क्या है? इनवर्स। दैट मीन्स अगर दोनों केसेस में मैं ये बात करता हूं कि मेरे पास जो स्ट्रिंग की टेंशन है क्या वो इक्वल होगी या अनइक्वल होगी, तो आंसर होगा अनइक्वल होगी। और क्या रिलेशन है आर के साथ? इनवर्स। तो जिसकी लेंथ हाफ होगी उस केस में हमारी जो टेंशन होगी वो डबल होगी। इसका मतलब जिसकी लेंथ कम उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा, और जिसकी लेंथ ज्यादा उसके ब्रेक होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। और ये चीज आप प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ एक वेट को बांध के घुमाना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिंग को अपनी फिंगर के अकाउंट वर्ल करना शुरू कर दें, लपेटना शुरू कर दें, तो आप और करेंगे, जितनी लेंथ कम होती जाएगी आपकी फिंगर के ऊपर जो खिंचाव होगा, जो टेंशन होगी वो बढ़ती जाएगी। तो टेंशन जिस स्ट्रिंग की लेंथ कम होती है उसमें ज्यादा होती है, और उसी के ब्रेक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर हमारे पास टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। वेट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वेट सेंटर की तरफ अप्लाई नहीं हो रहा। और अगर हर पॉइंट के ऊपर मैं वेलोसिटी को फाइंड करना चाहता हूं, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा? टी आर ओवर एम होल अंडर रूट। अब आ जाएं वर्टिकल सर्कल की तरफ। और वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड आपके एफएससी की बुक में क्वेश्चन भी है। एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है जहां पर एक लूप क्रिएट होता है एक फाइटर जेट का, और इसी तरह का एक आपके पास सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है। अब वर्टिकल सर्कल के बारे में बात करते हैं। अब वर्टिकल सर्कल से मुराद ये कि वही जो स्ट्रिंग आप रिवॉल्व कर रहे थे
हॉरिजॉन्टल, अब उस स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल की जगह आप वर्टिकली रोटेट करवाएं। तो मैं एक वर्टिकल लूप ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरे पास एक वर्टिकल लूप है और है वही चीज कि मेरे पास सेंटर एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच है। ये पॉइंट ए पर है, इस बॉडी का मैस मैं कह देता हूं m। यहां से रिवॉल्व करके बॉडी कहां पर आ जाती है, बॉडी पॉइंट बी पर आ जाती है। बॉडी पॉइंट बी से रोटेट करके कहां पर आ जाती है, लेट से सी पर। सी से रोटेट करके बॉडी आ जाती है डी और यहां से रोटेट करके बॉडी आ जाती है पॉइंट ए। सबसे पहला काम तो इसको समझने के लिए ये करें कि हर पॉइंट के ऊपर फोर्सेस को मेंशन करें। अब मैं क्या कह रहा था कि इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी फोर्सेस हैं उनको मेंशन करते हैं। सबसे पहले वेट, पॉइंट ए पर भी वेट डाउनवर्ड है, पॉइंट बी पर भी वेट डाउनवर्ड है टुवर्ड सेंटर, पॉइंट सी पर भी डाउनवर्ड है और इसी तरह पॉइंट डी के ऊपर भी डाउनवर्ड है। और रियली माइंड नहीं करना इस बात का। अब इसके अलावा क्या चीज हमने रिप्रेजेंट करनी है, टेंशन। टेंशन के बारे में आप क्या कहते हैं, टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बॉडी। अब यहां पर आ जाए पॉइंट ए के ऊपर, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बॉडी। पॉइंट बी पर आ जाए, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बॉडी। सी पर अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बॉडी और डी पर भी अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम बॉडी। अब गौर करें, हर पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है वो टुवर्ड सेंटर है। अब हर पॉइंट के ऊपर आप इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है। मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट ए से, मुझे आप लोग आंसर देते जाएं। पॉइंट ए के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, पॉइंट ए के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी जी, पॉइंट ए के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के इक्वल होगी, क्योंकि वाहिद फोर्स जो अलोंग द स्ट्रिंग एंड टुवर्ड सेंटर है वो क्या है, वो टेंशन है। इस वजह से पॉइंट ए के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के इक्वल है, या मैं ये कह सकता हूं कि टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आए पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, पॉइंट बी के ऊपर। तो नजर आ रहा है कि पॉइंट बी के ऊपर टेंशन भी डाउनवर्ड है, पॉइंट बी के ऊपर वेट भी डाउनवर्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट बी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन और वेट का सम है। पॉइंट सी के ऊपर आ जाए, पॉइंट सी और पॉइंट ए एक जैसे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी सिमिलर हैं क्योंकि दोनों पे वेट का रोल नहीं है, दोनों में वाहिद फोर्स जो टुवर्ड सेंटर लग रही है वो क्या है, टेंशन। तो पॉइंट सी पर भी ये कहेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन या टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और लास्ट पॉइंट डी, पॉइंट डी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर अपवर्ड। अब गौर से देखें, पॉइंट डी के ऊपर टेंशन अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस एम जी। और क्यों मैंने टी में से एम जी को सेपरेट किया, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड है तो टी ग्रेटर है, इस वजह से टी में से एम जी को सेपरेट किया। अब बी और डी के ऊपर अगर मैं टेंशन को फाइंड करूं तो बी पर टेंशन क्या आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट का डिफरेंस। और पॉइंट डी के ऊपर जो टेंशन हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट का सम। अब चारों पॉइंट्स आपके सामने हैं, आप इजीली बता सकते हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर किस पॉइंट के ऊपर टेंशन मैक्सिमम है और किस पॉइंट के ऊपर टेंशन मिनिमम है, या किस पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं और किस पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस कम हैं। बी पर टेंशन जो है दैट इज मिनिमम और डी पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या है, मैक्सिमम। इसका मतलब अगर हम कहेंगे कि कहां ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं तो पॉइंट बी जो है वहां पर ब्रेक होने के चांसेस क्या हैं, मैक्सिमम है, मैक्सिमम चांसेस। और जो पॉइंट नंबर बी है उस पॉइंट बी के ऊपर स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस क्या हैं, मिनिमम है, क्योंकि टेंशन मिनिमम है। और हमें डर सबसे ज्यादा कहां लगता है, हमें डर सबसे ज्यादा टॉप पर ही लगता है। और टॉप पर याद रखें कि स्ट्रिंग के टूटने के चांसेस नहीं है, अगर स्ट्रिंग टूटेगी तो बॉटम पे टूटेगी। ये उसी तरह से है कि आपका स्विंग हो, पेंडुलम हो, तो स्विंग के ब्रेक होने के चांसेस
मीन पोजीशन पर होते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं होते, क्योंकि मीन पे टेंशन मैक्सिमम वेट के इक्वल होती है, एक्सट्रीम पे टेंशन वेट के कंपोनेंट के इक्वल होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वेलोसिटी। क्या चारों पॉइंट्स के ऊपर जब बॉडी रोटेट कर रही है, क्या हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो सेम है या डिफरेंट है, जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देंगे? क्या उसकी मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। बताएंगे किस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो टेंजेंशियल स्पीड है वो मैक्सिमम है? वर्टिकल सर्कल में किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल स्पीड मैक्सिमम होती है? डी पॉइंट के ऊपर स्पीड मैक्सिमम होती है, बिल्कुल ठीक। अब मैं हर पॉइंट के ऊपर स्पीड के रिलेशन को लिखूंगा। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो स्पीड हमारे पास रिक्वायर्ड होती है वो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, और वो होती है √GR। और इसी से रिलेटेड हमारी बुक के अंदर न्यूमेरिकल भी है कि वर्टिकल सर्कल में अगर टॉप पोजीशन को अटेन करना है तो कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है? √GR। ऊपर पॉइंट पे वेलोसिटी है। पॉइंट डी के ऊपर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? मैक्सिमम। और कितनी रिक्वायर्ड होती है? √5 टाइम्स GR। अब ये जो अली बात कर रहा था वो पॉइंट है कि बेसिकली जब आपको वर्टिकल लूप जेट को अटेन करना पड़ता है ना, तो वर्टिकल लूप के अंदर जब तक उसकी बॉटम पे वेलोसिटी 5 टाइम्स GR के इक्वल नहीं होगी वो टॉप को अचीव नहीं कर सकता। तो वर्टिकल लूप इसलिए डेंजरस होता है कि अगर ये वेलोसिटी आप मेंटेन नहीं करोगे तो आप टॉप पर जाकर आपके फ्री फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये उसी तरह से हमारे पास है, आपने अगर कहीं पर एग्जांपल देखी हो कि जो रोलर कोस्टर होता है, उस रोलर कोस्टर के अंदर जब तक वो कोस्टर बॉटम के हवाले से एक पर्टिकुलर हाइट से नहीं आती, वो उस वर्टिकल लूप को अडॉप्ट नहीं कर सकती। और अगर वो वेलोसिटी उस डिजायर्ड वेलोसिटी से कम हो, हमारे पास वो इस पॉइंट पर जाकर या इससे पहले उसके फॉल करने के चांसेस होते हैं। ये मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है कि ये जो रोलर कोस्टर होती है, इसमें अगर हमारे पास इस लूप का जो रेडियस है वो R है, तो किस हाइट से वो कोस्टर आए कि वो इस वर्टिकल लूप को अडॉप्ट कर ले। ये आपकी असाइनमेंट है, इसका आपने मुझे आंसर देना है। मुझे बेशक व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि किस हाइट से वो रोलर कोस्टर आए कि वो एक वर्टिकल लूप को अडॉप्ट कर ले। और इससे आपको पता चलेगा कि वर्टिकल लूप को अडॉप्ट करना जेट्स के लिए डिफिकल्ट क्यों होता है। टेंजेंशियल स्पीड इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर आपकी एनर्जी जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही है। जब बॉडी ग्राउंड लेट से लेवल के ऊपर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर आती है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो ज़्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती है। और ये जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं ना, √GR, √5GR, अगर आप इसको ड्राइव करना चाहो तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं ये फार्मूला और भी लिख रहा हूँ कि पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट सी के ऊपर वेलोसिटी सेम होती है √3GR। तो ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जब बॉडी पॉइंट बी से पॉइंट डी के ऊपर आएगी तो बी से लेकर डी तक कितनी हाइट है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस। जब बॉडी पॉइंट बी से पॉइंट डी पे आएगी तो कितनी हाइट है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस। जब बॉडी पॉइंट सी से डी पर आएगी तो फिर कितनी हाइट है? इक्वल टू रेडियस। ये डिफरेंट केसेस मैंने आपसे जिक्र किए सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से। एक लास्ट केस मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, इसमें मैं देख लूँ कोई और पॉइंट तो नहीं है। अब एक और लास्ट केस, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं एक दो क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों ने शायद ये नाम सुना हो, कॉनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम तो होता है ना कि उसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, हम उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। कॉनिकल पेंडुलम क्या चीज़ होती है? फर्ज करें आपके पास एक वर्टिकल हाइट से एक वेट सस्पेंडेड है, और ये किससे सस्पेंडेड है? किसी रोटेटिंग बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास फैन है, ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं, उस फैन से अगर आप क्या करें, यहाँ पर सस्पेंड कर दें किसको? एक पेंडुलम को, और फैन रोटेट करना स्टार्ट कर दें, तो तब इस पेंडुलम की जो शेप बनती है वो कॉनिकल बनती है।
तो बेसिकली जो कॉनिकल पेंडुलम है वो अपनी शेप की वजह से है कि अगर जो फिक्स एंड है उस फिक्स एंड पे बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो तब ये पेंडुलम के पाथ की अगर हम ओवरऑल शेप देखते हैं तो ये कॉनिकल पेंडुलम की शेप बनती है। बिल्कुल अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो वहां सर्कल ही होता है, लेकिन ओवरऑल जो शेप होती है वो कॉनिकल पेंडुलम की होती है। इस केस में क्या टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है? क्या कॉनिकल पेंडुलम में हमारे पास जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है? ये जो प्लेन है यहां मोशन ओवरऑल क्या है? सर्कुलर है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी शेप बनती है वो क्या है? वो कॉनिकल है। तो प्लेन में याद रखिएगा कि जो मोशन हमारे पास है वो सर्कुलर ही होती है, ओवरऑल जो शेप बनती है पाथ की वजह से वो कॉनिकल होती है। नो, जो नो आंसर है वो ठीक है कि टेंशन अकेली अब यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल नहीं होती। अगर मैं आपको ये कह दूं कि हमारे पास इस स्ट्रिंग का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये थीटा है और ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, तो जब आप इस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे ना तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट इसका हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट आएगा टुवर्ड सेंटर। तो जो टुवर्ड सेंटर टेंशन का कंपोनेंट आ रहा होगा वो कौन सा होगा? दैट विल बी टी कॉज ऑफ थीटा। और जो परपेंडिकुलर आ रहा होगा टेंशन का कंपोनेंट जिसका रोल सेंट्रीपिटल फोर्स में नहीं है वो टी साइन थीटा। तो कॉनिकल पेंडुलम आप लोगों ने याद रखना है, अगर कहीं पर पूछा जाए कि कौन सा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है तो आंसर होगा टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जब हम इस एंगल थीटा के रिलेटिव इसको रिजॉल्व करेंगे तो टी कॉस थीटा इज टुवर्ड सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में और कॉनिकल पेंडुलम में डिफरेंस आपको पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है, लेकिन कॉनिकल पेंडुलम के अंदर टेंशन का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। क्लियर? ये चीजें आप लोगों को मैं रिवाइज करवाना चाहता था ताकि किसी भी टेस्ट में, सिर्फ एमडी कैट नहीं, नम्स, एफएमडीसी, आगा खान, किसी जगह एनटीएस का टेस्ट देते हैं, कुछ केपीके के स्टूडेंट हैं, कुछ सिंध के हैं, कहीं पर भी अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक केस का पता होना चाहिए कि आप किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं बात करूंगा बड़ा ब्रीफली टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बारे में। देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बारे में एक बात तो याद रखें कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होती। जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है ये अगर प्रोड्यूस होगी तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस क्यों होती है? जिस तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमारे पास है वो लीनियर एक क्वांटिटी है और वो टुवर्ड्स हमारे पास सेंटर है, इसी तरह जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है ये भी लीनियर होती है और ये अलोंग द टेंजेंट होती है। और ये प्रोड्यूस क्यों होती है? दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज in the magnitude of tangential velocity। जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रही होती, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है दैट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। लेकिन उस वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो कि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है कि पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 15, फिर 20 मीटर पर सेकंड, तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या है? मैं अगर आपको लास्ट जो पॉइंट है उसको रिवाइज करवाऊं तो हमने क्या कहा था कि जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो हमारे पास वहां पर डेल्टा वी
वो कंपोनेंट था ये कहता था कि डेल्टा वी के अलोंग एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से बॉडी का स्ट्रेट पाथ कर्व पाथ में कन्वर्ट होगा एंड दैट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। यहां वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन अगर हमारे पास एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है और सर्कल में रोटेट करते हुए हर पॉइंट के ऊपर अगर उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है वो चेंज हो रही हो, यानी बॉडी पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी के ऊपर गई है, पॉइंट ए के ऊपर लेट से उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी और पॉइंट बी पर जाकर उसकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो मुझे एक बात बताएं, 10 से स्पीड ने अगर 15 होना है तो वेलोसिटी का चेंज जो वेक्टर होगा क्या वो 10 के अलोंग होगा या नहीं होगा? अगर हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है और ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होकर कितनी हो रही है, ये 15 मीटर पर सेकंड हो रही है, तो क्या जो वेलोसिटी का चेंज होगा इस 10 के अलोंग होगा या अलोंग नहीं होगा? जी, अलोंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही होती है तो जब उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो स्पीड चेंज होने के लिए लाजमी है कि जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी हो उसी डायरेक्शन में उसका चेंज भी हो। जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रही हो, चेंज भी हो रही हो। तो यही टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है कि जब उस वेलोसिटी के चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाता है तो दैट चेंज इन वेलोसिटी along the direction of tangential speed is called tangential acceleration। अब दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया कि वो एक्सेलेरेशन सर्कल में मूव करते हुए जो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है टुवर्ड्स सेंटर, वो वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम प्रोड्यूस करती है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, और वो वेलोसिटी का चेंज जो वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग होती है और मैग्नीट्यूड को चेंज करती है दैट प्रोड्यूस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो यहां मैंने आपको दोनों चीजों का कंपैरिजन बता दिया। इस चीज को मैं दोबारा आपको बता दूं कि अगर हमारे पास ये एक वेलोसिटी वेक्टर है और इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी चेंज हो और बॉडी का पाथ स्ट्रेट पाथ से कर्व पाथ की तरफ कन्वर्ट हो तो दैट चेंज इन वेलोसिटी चेंजेस द पाथ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है मैंने उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है या कम करना है तो मेरा जो चेंज आएगा वो उसके अलोंग आएगा बढ़ाने के लिए, या मेरा वो चेंज आएगा उसके अगेंस्ट उसको कम करने के लिए। ऐसे केस में इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो क्या बात समझ आई कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो तरह की लीनियर एक्सेलेरेशन होती है। मैं क्या कह रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन हो तो वहां दो तरह की लीनियर एक्सेलेरेशन होती है। एक लीनियर एक्सेलेरेशन वो है जो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आ रही है, और एक एक्सेलेरेशन वो है जो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से आ रही है। किसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, किसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, दोनों केसेस के अंदर वो है टेंजेंशियल स्पीड या टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन चेंज हो तो जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और इसकी अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तो जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन डिफरेंट चीज है इकरा। रूबी जो आप कह रहे हो बिल्कुल ऐसा ही है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मैग्नीट्यूड चेंज करती है और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन डायरेक्शन को चेंज करती है। और ये जो मैंने पॉइंट लिखा इस पॉइंट को समझें कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो लीनियर एक्सेलेरेशन होती है वो दो तरह की होती है। ऐसी लीनियर एक्सेलेरेशन जो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हो, किसकी डायरेक्शन, टेंजेंशियल वेलोसिटी के, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहा जाता है।
और ऐसी लीनियर एक्सेलेरेशन जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से हो, उसको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहा जाता है। और हर पॉइंट के ऊपर अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल को देखोगे तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलेरेशन कितनी होती है। मैंने आपको यह तो बता दिया कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो तरह की हमारे पास एक्सेलेरेशन है, तो ये बताएं कि नेट एक्सेलेरेशन कितनी होगी। बिल्कुल अली मोहतशिम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो होती है क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की चेंज नहीं हो रही। नेट एक्सेलेरेशन कैसे कैलकुलेट होगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? बड़ा सिंपल सा तरीका है, वेक्टर मेथड आपको पता है। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनको हेड टू टेल रूल से ऐड कर दिया जाता है। तो अगर मुझे नेट लीनियर एक्सेलेरेशन की बात करनी है तो मैं क्या करूंगा? बड़ा सिंपल तरीका ये देखें, अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट सेंटर है, तो इन दोनों को मैं हेड टू टेल रूल से ऐड करूंगा, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होती है। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दिस वन। और ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया है ये है इसकी नेट एक्सेलेरेशन। तो पैथागोरस से ये किसके इक्वल आएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये नेट एक्सेलेरेशन की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको सर्कल में ड्रॉ करना चाहूं कि बॉडी अगर हमारे पास एक सर्कल में रोटेट कर रही है, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और ये है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। जब दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करोगे तो ये आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट है नेट एक्सेलेरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं आपको कहूं कि एंगल फाइंड करें विद रेडियस, जो नेट एक्सेलेरेशन है उसका रेडियस के साथ एंगल कितना होगा, क्या फार्मूला होगा? नेट एक्सेलेरेशन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, AT ओवर AC tan इनवर्स, या tan थीटा इज इक्वल टू AT ओवर AC। और बड़ी सिंपल सी रीजन है, जो tan होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस ट्राइंगल में देखें तो परपेंडिकुलर कौन है? AT, और बेस कौन है? AC। तो अगर आपको एंगल फाइंड करना है इसका तो tan इनवर्स AT ओवर AC से आप इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन अब क्लियर हो गई कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का रोल क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको यहां पर मैं वैल्यूज बता दूं दोनों की, तो आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अब वैल्यूज देखें क्या है। AC की वैल्यू क्या है? V स्क्वायर ओवर R, और ये टेंजेंशियल बेसिकली स्पीड होती है, इसको चाहे ओमेगा की फॉर्म में लिखें। और अगर आप टेंजेंशियल की बात करें तो ये हम कल बात कर चुके हैं, इसका फार्मूला क्या था? इसका फार्मूला था R अल्फा। जैसे V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, AT किसके इक्वल होता है? AT हमारे पास इक्वल होता है R अल्फा के। ये पॉइंट याद है सबको? तो इसका मतलब अगर हमें ये वैल्यूज गिवन हो तो हम इन वैल्यूज की को पुट करके इजीली नेट एक्सेलेरेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो जो बार बार ये बात कर रहा था कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो आपके सामने ये रिलेशन है जो हमने कल पढ़े थे कि जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है वो होती है एंगुलर एक्सेलेरेशन की फॉर्म में, या फिर इसको आप यूं भी लिख सकते हो, अगर आपने इसको टेंजेंशियल स्पीड की फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा VT ओवर डेल्टा T। इस फॉर्मूला के थ्रू भी आप टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। क्लियर? तो ये रिलेशन आपके पास हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के। तो अब यहां पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे इसका आंसर दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, नंबर ऑफ एक्सेलेरेशन, बल्कि नंबर की जगह
मैं इसको कर देता हूं टाइप ऑफ एक्सेलेरेशंस। टाइप ऑफ एक्सेलेरेशंस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या आंसर देंगे? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, टाइप ऑफ एक्सेलेरेशंस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितनी तरह की एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करती हैं? इसका आंसर होगा ओनली वन, और वो कौन सी है? दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और जब हमसे बात की जाए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, तो तब टाइप ऑफ एक्सेलेरेशंस कितनी है? 3। कौन कौन सी? याद रखें कि सेंट्रीपिटल तो हर जगह होती है, क्योंकि जिसने पाथ को स्ट्रेट से कर्व करना है वो तो सेंट्रीपिटल है, तो उसका तो हम कह ही नहीं सकते कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी यहां पर होगी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और तीसरी एक्सेलेरेशन कौन सी होगी? तीसरी होगी यहां पर एंगुलर एक्सेलेरेशन। क्लियर होगी पॉइंट ये बात कि आपके पास कौन कौन सी एक्सेलेरेशंस होती हैं। और अगर मैं इन एक्सेलेरेशंस को ड्रॉ करके आपको बताऊं कि हमारे पास जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेलेरेशन है वो लीनियर एग्जिस्ट करती है और वो टुवर्ड्स सेंटर है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूं, यहाँ 3 है। एक तो लीनियर अलोंग सेंटर सेंट्रीपिटल, एक अलोंग टेंजेंट टेंजेंशियल, और एक अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगुलर एक्सेलेरेशन। और इन तीनों के दरमियान आपका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। फिर क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। यहां तो मैंने सिंपल ये कहा ना कि टाइप ऑफ एक्सेलेरेशंस, अगर आपको कहा जाता है टाइप ऑफ लीनियर एक्सेलेरेशंस, टाइप ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशंस, फिर क्या कहेंगे? तो फिर आपने याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर किसी भी तरह की एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं होती, अल्फा 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि आपका ओमेगा कांस्टेंट होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक एंगुलर होती है और 2 लीनियर होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ओमेगा आपका कांस्टेंट नहीं होगा और अल्फा तभी आपका क्या होगा? वो नॉन जीरो होगा। और क्या एंगल होता है इन तीनों एक्सेलेरेशंस के दरमियान? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और यहां पर एक पॉइंट याद, मैं एज अ नोट आपको बता दूं, ये याद रखिएगा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होती है दैट मे बी अलोंग टेंजेंशियल वेलोसिटी और ऑपोजिट टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। जैसे आप कहते हैं ना कि एंगुलर एक्सेलेरेशन या तो एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग है या एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट है। ये पॉइंट यहां भी याद रखिएगा कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारे पास जो होती है वो या तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग होगी या फिर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। बता सकते हैं कब अलोंग होगी और कब ऑपोजिट होगी? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और ये पॉइंट याद रखना है कि जब आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो अलोंग, और जब टेंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी तो क्या होगी? ऑपोजिट। क्लियर? इस चीज को मैं अगर आपको एक एग्जांपल की फॉर्म में बताऊं, तो लेट से हमारे पास स्कीइंग की एग्जांपल लें कि स्कीइंग में एक पाथ है, यहां पर वो बंदा खड़ा हुआ है जो स्कीइंग कर रहा है। अब जब ये यहां से डाउनवर्ड आएगा और ये इस पॉइंट पे कर्वेचर है, इसको मैं मजीद कर्व कर देता हूं, तो ये आपको जो मैं बात कर रहा हूं ये यहां पर समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमारे पास अलोंग है और ऑपोजिट है। जब ये डाउनवर्ड आ रहा है, जब डाउनवर्ड आ रहा है तो इसका पाथ क्या है? लीनियर। इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज।
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ एक तरह की एक्सेलेरेशन है, और वो कौन सी है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन या लीनियर एक्सेलेरेशन। जब ये नीचे आएगा इस पॉइंट के ऊपर, अब ये उस कर्व पाथ का हिस्सा बन गया जो कर्वेचर है। अब जैसे ही कर्व पाथ का हिस्सा बनेगा, क्या होगा? इस पॉइंट के ऊपर पहुंचकर उस प्लेयर के अंदर दो तरह की एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करेंगे, एक तो होगी टेंजेंशियल और एक उसके सेंटर की तरफ होगी, और वो कौन सी होगी? रेडियल या सेंटीपिटल। अब क्या नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है? तो हम सबको पता है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जब नीचे आ रहे होते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है। इस वजह से जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। लेकिन जब आप इस पाथ के बॉटम पे पहुंचते हैं यहां पर, तो जितनी मैक्सिमम स्पीड आपने अटेन करनी थी आपने कर ली। अब फर्दर स्पीड ने इंक्रीज नहीं होना। इसका मतलब बिल्कुल बॉटम पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक तरह की एक्सेलेरेशन इंक्रीज करेगी, और वो कौन सी है? सेंटीपिटल। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो होगी, और जैसे ही आप दोबारा हाइट की तरफ जाने की ट्राई करोगे तो आपको पता है कि जब आप ग्राउंड से अपवर्ड जाते हैं तो अपवर्ड जाते हुए आपकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती, आपकी वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसका मतलब हुआ कि जब ये अपवर्ड जा रहा होगा, अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी तो अपवर्ड है लेकिन अब वो डिक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो अब हम कहेंगे कि जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है वो ऑपोजिट है। लेकिन अब भी हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है वो क्या है? टुवर्ड्स सेंटर है। तो इस एग्जांपल से आप लोग ये अंदाजा लगाएं कि हमारे पास इस कर्व पाथ के अंदर जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है वो या तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग है या ऑपोजिट है। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो अलोंग है, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो ऑपोजिट है। लेकिन हर पॉइंट पे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो टुवर्ड सेंटर है, वो चेंज नहीं हो रही। तो ये जो मैंने पॉइंट पर बताया है कि कब पैरेलल होगा और कब एंटी पैरेलल होगा, ये एग्जांपल आपके सामने है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और जो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होती है ये टाइप ऑफ मोशन को डिफाइन भी करती है। अगर कहीं पर ये क्वेश्चन हो कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एंड सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन डिफाइंस टाइप ऑफ मोशन, तो यह बात करेक्ट होगी। जब आप किसी जगह पर टर्न लेते हो तो आप जब टर्न ले रहे होते हो तो वो कर्व पाथ होता है, और वो कर्व पाथ किसी सर्कल का एक पाथ होता है। तो जब कहीं पर भी कर्व पाथ आएगा इसका मतलब है कि वो कर्वेचर है किसी बड़े सर्कल का। अब इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूं, अब साथ साथ इसको समझिएगा कि टेंजेंशियल और सेंटीपिटल टाइप ऑफ मोशन को डिफाइन कैसे करती है। मैं एग्जांपल लेता हूं। एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर एक बॉल है जो रोल कर रही है और फॉरवर्ड मूव कर रही है। तो सिंपली हम कह देते हैं, रोल की बात नहीं करते, मैं सिंपल कह देता हूं कि उसकी ट्रांसलेशनल मोशन है, फॉरवर्ड मूव कर रही है। ये उसकी वेलोसिटी है जिसको मैं v कह देता हूं। अब पहला पॉइंट, अगर इस बॉडी के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी जीरो हो और इस बॉडी के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी जीरो हो, तो मुझे बताएं इस बॉडी की मोशन कौन सी होगी। सेकंड पॉइंट, अगर एक बॉडी में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारे पास जीरो नहीं है, बल्कि इसको मैं जीरो कर देता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मेरे पास क्या है? बल्कि नॉन जीरो, और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन मेरे पास क्या है? जीरो। तो तब बॉडी की मोशन क्या होगी? थर्ड केस, अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो हो लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन नॉन जीरो हो, तब मोशन क्या होगी? और फोर्थ वन, अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी नॉन जीरो हो और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी नॉन जीरो हो, तो तब बॉडी की मोशन क्या होगी? अब इस सवाल का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपके माइंड के अंदर क्या चीज हो, आपके माइंड के अंदर हो कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का मोशन के अंदर क्या रोल होता है। मैं रिवाइज करवा दूं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन
वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करती है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी के पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करती है या सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करती है। अब इसके आंसर देखें क्या होंगे। पहला, जब हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो है, इसका मतलब होगा कि बॉडी की यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन होगी। अब कैसे पता चला यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन? क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब बॉडी रोटेट नहीं कर रही, और अगर बॉडी की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलेरेट नहीं कर रही, इस वजह से यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है, फिर वही बात, बॉडी रोटेट नहीं कर रही, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, तो मोशन क्या है? ट्रांसलेशनल है। लेकिन अगर उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, हम कहेंगे ये एक्सेलरेटेड ट्रांसलेशनल मोशन है। इसका मतलब जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होती है तो मोशन कौन सी होती है? ट्रांसलेशनल मोशन होती है। अब आए थर्ड और फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ये देखें। अब अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मोशंस कौन सी हैं? ये सर्कुलर मोशन है। तो आपको पहचान पता चलती जा रही है कि कौन सी एक्सेलरेशन हो तो कौन सी मोशन होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो, बॉडी की मोशन क्या है? सर्कुलर। अब आ जाए टेंजेंशियल की तरफ। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब सर्कल में मूव करते हुए वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर सर्कल में मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो ये क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये चार पॉइंट्स अगर आपको समझ आ गए, तो आपको टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का रोल मोशन में समझ आ गया। तो रिस्पॉन्स आप दें जरा, क्या आपको ये आइडिया हो गया कि सेंट्रीपिटल और ट्रांसलेशनल का मोशन के अंदर क्या रोल है, और ये दोनों बॉडी की मोशन की टाइप्स को डिफाइन करती हैं। जो टेंजेंशियल होती है वो वेलोसिटी के अलोंग होती है, और जो सेंट्रीपिटल होती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, और सेंट्रीपिटल को रेडियल भी कहा जाता है। तो आइंदा कभी भी अगर आप कहते हैं ना कि बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो आप सिंपल उसका आंसर देंगे कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है। और अगर कहा जाए कि एक बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, तो आप कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगी, साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट कर रही होगी। अब लास्ट में मैं आपको अब डिफरेंस बताने लगा हूं कि कौन कौन सी वो क्वांटिटीज होती हैं जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एग्जिस्ट करती हैं, और इसके ऑपोजिट आप खुद लिख लेंगे। तो दूसरी असाइनमेंट में आप लोगों को ये दूंगा कि जो जो पॉइंट अब बताने लगा हूं, इस पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे? एक डिफरेंस खुद से लिखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी चीजें जीरो होती हैं और कौन सी चीजें नॉन जीरो होती हैं। नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होती है, इसमें स्टार्ट मैं कहां से करूंगा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो फार्मूला ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। आर तो कांस्टेंट होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही होती है, तो इससे यह पता चला कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, यानी वो नॉन जीरो होती है। क्लियर कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फार्मूला ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। आर तो कांस्टेंट है, वो तो जीरो नहीं कह सकते, तो अल्फा प्रेजेंट है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन को नॉन जीरो। अब यहां से दो पॉइंट्स सामने आते हैं। क्या? अगर अल्फा नॉन जीरो है
तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। आप क्या कहोगे, ओमेगा नॉन जीरो इसका मतलब, सॉरी अल्फा नॉन जीरो इसका मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता। नॉन जीरो तो है ही, अब साथ ये भी पता चल गया कि कांस्टेंट नहीं होता। आगे चलते हैं। अब हम ये फार्मूला जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब दोबारा वही बात, r तो कांस्टेंट है। अब हमने ये कहा कि हमारा जो ओमेगा है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो इसकी वजह से आप क्या कहोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट रिजल्ट हमें ये पता चल गया कि हमारी जो स्पीड होती है टेंजेंशियल, वो कांस्टेंट नहीं होती। और अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो तो क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, नो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो साथ ही आप कह दोगे कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है। तो कई आपको आंसर मिल गए कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है या नहीं होती। आप कहोगे नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। और स्पीड कांस्टेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट क्यों नहीं होती, क्योंकि एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होती। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अल्फा का एक फार्मूला तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी है, लेकिन अल्फा का फार्मूला ये भी तो है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब अल्फा अगर नॉन जीरो होगा तो अल्फा के नॉन जीरो होने से जो टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, नॉन जीरो। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी पे टॉर्क प्रेजेंट होता है, क्योंकि टॉर्क ही उसकी एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर रहा होता है। टॉर्क की वजह से ही तो बॉडी हमारे पास एंगुलर मोशन को अडॉप्ट करती है। अगर टॉर्क जीरो हो तो बॉडी तो रोटेट ही नहीं करेगी, तो मतलब टॉर्क भी प्रेजेंट होता है। अब टॉर्क के दो रिलेशंस हैं। एक टॉर्क का हम रिलेशन पढ़ते हैं आर एफ, मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूं, आर फिर कांस्टेंट है। अब अगर टॉर्क नॉन जीरो, इसका मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, हम क्या कहेंगे, फोर्स नॉन जीरो है। बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है, और जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई होती है तो आप जानते हो फार्मूला, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या कहेंगे, अगर फोर्स नॉन जीरो है इसका मतलब होगा कि हमारा जो मोमेंटम है लीनियर वो भी चेंज होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होती, और इसके अलावा आपका लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होता। क्लियर। अब आए एक और पॉइंट की तरफ, और ये लास्ट हमारा यहां पर पॉइंट होगा। टॉर्क का इसके अलावा फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है और टॉर्क नॉन जीरो, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, टॉर्क के नॉन जीरो होने की वजह से आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं है। और जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ना हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये ओबे नहीं होता। तो उम्मीद है आपको इस फ्लो चार्ट से कई क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, मतलब क्या क्या चीज जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होती। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आपको पॉइंट्स पता चल गए तो आप इजीली डिफरेंस लिख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आपकी सेकंड असाइनमेंट है कि आप लोगों ने मुझे डिफरेंस हैंड करना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं दोनों के अंदर और कौन सी नहीं करती। मैं रिवाइज करवा दूं जल्दी से इसको। अब सुनिएगा, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है ये एक्सेलेटेड मोशन है। इसका मतलब यह है कि इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होती है, तभी हम कहते हैं कि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी है। इससे यह पता चला कि एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है। अब जब एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है तो इसको दो तरह से डिस्कस करते हैं। एंगुलर एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब अगर अल्फा हमारे पास नॉन जीरो है, दैट मींस ओमेगा चेंज हो रहा है, तो पहला रिजल्ट आ गया कि ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा।
अगर v r ओमेगा के इक्वल है और ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, इससे नेक्स्ट हमें यह पता चल गया कि हमारी जो लीनियर स्पीड है वो भी कांस्टेंट नहीं है। और अगर लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हमें यह पता चल गया कि हमारी जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कांस्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ आ जाए, टॉर्क आई अल्फा भी होता है। अगर अल्फा हमारा नॉन जीरो है, इसका मतलब होगा कि टॉर्क प्रेजेंट है, टॉर्क आर एफ होता है। तो अगर टॉर्क प्रेजेंट है तो फोर्स प्रेजेंट है, फोर्स नॉन जीरो है। और अगर फोर्स नॉन जीरो है तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो टॉर्क अगर नॉन जीरो, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। और एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओबे नहीं होगा। और इसी तरह से अगर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी ओबे नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती हैं। दूसरा आप लोगों ने लिखकर मुझे आपने सेंड करना है, असाइनमेंट आपकी ये है। अब जब हम तमाम एंगुलर क्वांटिटी की बात कर चुके तो हमें यह पता चलता है कि इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सियल क्वांटिटीज हैं, रेडियल क्वांटिटीज हैं और इसके अलावा टेंजेंशियल क्वांटिटीज हैं। मींस रोटेशनल मोशन के अंदर ये तीन डायरेक्शंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। ओवरऑल टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं वो कांस्टेंट नहीं रहती। एक्सियल, रेडियल और टेंजेंशियल क्वांटिटीज। और एक चीज याद रखिएगा कि एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है, रेडियस और तीसरी चीज टेंजेंट। ये तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये पहला पॉइंट यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास रोटेशनल मोशन के अंदर एक्सियल क्वांटिटी हो, रेडियल क्वांटिटी हो या टेंजेंशियल क्वांटिटी हो, आपसे इनके आपस में एंगल पूछा जाए तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। एक्सिस रेडियस के परपेंडिकुलर भी होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर भी होता है। रेडियल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर भी होगा, तो इनका एंगल हमेशा 90 डिग्री। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, अभी हम रिवाइज करने लगे हैं तमाम क्वांटिटीज को। फर्स्ट करें, एक बॉडी रोटेट कर रही है सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी क्वांटिटीज हैं जो एक्सिस के अलोंग है? चलें रिवाइज हम करने लगे हैं। एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको हम एक्सियल क्वांटिटीज बोलेंगे? तमाम एंगुलर क्वांटिटीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये क्वांटिटीज हमारे पास अलोंग एक्सिस होती हैं, इनको कहा जाता है एक्सियल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास हैं जो रेडियल हैं, अलोंग रेडियस हैं? सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, इसके ऑपोजिट है ऑब्वियसली सेंटीपिटल फोर्स, ये हमारे पास क्या है? ये रेडियल क्वांटिटीज, इनकी वजह से इनको रेडियल फोर्स और रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहा जाता है। फिर टेंजेंट की तरफ आ जाएं, वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जो टेंजेंट के अलोंग होती हैं? टेंजेंट के अलोंग कौन सी क्वांटिटीज हैं? हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, हमारी टेंजेंशियल फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, इसके अलावा हमारा लीनियर मोमेंटम। ये वो क्वांटिटीज हैं जो अलोंग टेंजेंट अप्लाई हो रही होती हैं। तो अब आपसे एंगल अगर इनका आपस में पूछा जाए, आप बता सकते हैं कि एंगल इनका कितना है? 90 है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से 90, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का एंगुलर एक्सेलेरेशन से 90, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन से 90। क्लियर? तो ये क्वांटिटीज हैं जो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, या नहीं भी अगर एक दो पढ़ी जो हमारे सिलेबस में नहीं थी, तो उनके दरमियान ये एंगल्स हैं। तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि एंगल अगर पूछे तो एंगल इनका क्या है?
90 डिग्री है।